गौरी कहानी। शाम को गोधूली बेला कुली के सिर पर सामान रखवाए जब बाबू राधा कृष्ण अपने घर आए तब उनके भारी भारी पैरों की चाल और चेहरे के भाव से ही कुंती ने जान लिया कि काम वहाँ भी नहीं बना। कुली के सिर पर से बिस्तर उतरवाकर बाबू राधा कृष्ण ने उसे कुछ पैसे दिए। कुली सलाम करके चला गया और झनझन की आवाज़ हुई। पास ही बैठे कुत्ते ने कान उठाकर इधर उधर देखा, फिर भौ भौ करके भौंक उठा। इसी समय उनकी पत्नी कुंती ने कमरे में प्रवेश किया। काम की सफलता या असफलता के बारे में कुछ भी न पूछकर कुंती ने नर्म स्वर से कहा, चलो हाथ मुंह धो लो, चाय तैयार है। चाय? राधा कृष्ण चौंक पड़े। चाय के लिए तो मैंने नहीं कहा था। नहीं कहा था तो क्या हुआ, पी लो चलकर, कुंती ने आग्रहपूर्वक कहा। अच्छा चलो, कहते हुए राधा कृष्ण पत्नी के पीछे पीछे चले गए। गौरी अपराधिनी की भांति माता पिता दोनों की दृष्टि से बचती हुई पिता के लिए चाय तैयार कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि पिता की सारी कठिनाइयों की जड़ वही है। न वह होती और न पिता को विवाह की चिंता में इस प्रकार स्थान स्थान घूमना पड़ता। वह मुंह खोलकर किस प्रकार कह दे कि उनके विवाह के लिए इतनी अधिक परेशानी उठाने की आवश्यकता नहीं है। माता पिता चाहे जिसके साथ उसकी शादी कर दें, वह सुखी रहेगी, न करे तो भी सुखी है। जब विवाह के लिए उसे जरा भी चिंता नहीं, तब माता पिता इतने परेशान क्यों रहते हैं। गौरी यही नहीं समझ पाती थी। कभी कभी वह सोचती, क्या मैं माता पिता को इतनी भारी हो गई हूँ, दिन रात सिवाय विवाह के उन्हें और कुछ सूझता ही नहीं। तब आत्मग्लानि और क्षोभ से गौरी का रोम रोम व्यथित हो उठता। व्यथित का अर्थ होता है दुखी, परेशान। उसे लगता कि धरती फटे और वह उसमें समा जाए, किंतु ऐसा कभी न हुआ। दुखी मन से वह ऐसा बोलती थी। गौरी, वह गौरी जो पूनों के चांद की तरह बढ़ना भर जानती थी, घटने का जिसके पास कोई साधन न था, बाबू राधा कृष्ण के लिए चिंता की सामग्री हो गई थी। गौरी उनकी एकमात्र संतान थी। उसका विवाह वे योग्य वर के साथ करना चाहते थे। यही सबसे बड़ी कठिनाई थी। योग्य पात्र का मूल्य चुकाने लायक उनके पास यथेष्ट संपत्ति न थी। यथेष्ट से होता है पर्याप्त। यही कारण था कि गौरी का यह 19वां साल चल रहा था, फिर भी वे कन्या के हाथ पीले न कर सके थे। पहले शादी कम उम्र में ही हो जाया करती थी, तो उन्हें 19वें साल पर कन्या के विवाह न कर पाने पर चिंता हुई। छुटपन से ही उसका पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार से हुआ था। प्राय उसकी उचित अनुचित सभी हट पूरी हुआ करती थी। हट जिद को कहते हैं। इसी कारण गौरी का स्वभाव निर्भीक होता है, भय रहित, दृढ़ निश्चय होता है, एक कठिन संकल्प करने वाला, और हटीला जिद्दी, हट करने वाला। वह एक बार जिस बात को सोच समझ कर कह दे, फिर उस बात से उसे कोई हटा नहीं सकता था। पिता की परेशानियों को देखते हुए अनेक बार उसके जी में आया कि वह पिता से साफ साफ पूछे कि आखिर वे उसके विवाह के लिए इतने चिंतित क्यों हैं। वह स्वयं तो विवाह को इतना आवश्यक नहीं समझती, परंतु यदि पिता विवाह को इतना अधिक महत्व देते हैं तो फिर पात्र और कुपात्र क्या। विवाह करना है, कर दे किसी के भी साथ, वह हर हालत में सुखी और संतुष्ट रहेगी। उनकी यह परेशानी, इतनी चिंता अब उससे सही नहीं जाती, किंतु संकोच और लज्जा जुबान पर ताला सा डाल देते। हजार बार निश्चय करके भी वह पिता से यह बात न कह सकी। पिता को आते देख गौरी चुपके से दूसरे कमरे में चली गई। राधा कृष्ण बाबू ने जैसे बेमन से हाथ मुंह धोया और पास ही रखी हुई एक कुर्सी पर बैठ गए। वहीं एक मेज पर कुंती ने चाय और कुछ नमकीन पूरियां पति के सामने रख दी। पूरियों की तरफ राधा कृष्ण ने देखा भी नहीं, चाय का प्याला उठाकर पीने लगे। ऐसी कन्या को जन्म देकर जिसके लिए वर ही न मिलता हो, कुंती ने डरते डरते पूछा, जहाँ गए थे क्या वहाँ भी कुछ ठीक नहीं हुआ। ठीक होने को वहाँ धरा ही क्या है। चाय का घूंट गले से नीचे उतारते ही बाबू कृष्ण
बाबू राधा कृष्ण ने कहा, सब हम ही लोगों पर हैं। विवाह करना चाहे तो सब ठीक है, न करना चाहे तो कुछ भी ठीक नहीं है। कुंती ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या बात? लड़के को देखा? हाँ देखा, अच्छी तरह देखा हूँ, कहकर राधा कृष्ण फिर चाय पीने लगे। कुंती की समझ में यह पहेली न आई। जरा समझा कर कहो, तुम्हारी बात समझ में ही नहीं आती। राधा कृष्ण समझा कर कहता हूँ, सुनो, वह लड़का नहीं आदमी है। तुम्हारी गोरी के साथ मामूली चपरासी की तरह दिखेगा। बोलो, करोगी भी ब्याह? कुंती, ब्याह की बात तो पीछे होगी, क्या रूप रंग बहुत खराब है, फोटो में तो वैसा नहीं जान पड़ता। राधा कृष्ण, रूप रंग नहीं, रहन सहन बहुत खराब है। इतनी सीधाई भी तो अच्छी नहीं होती कि जिसके पीछे आदमी ने दिखे। और उम्र भी तो अधिक है, 35-36 साल। साथ ही 2 बच्चे हैं। उन्हीं बच्चों को संभालने के लिए तो वह विवाह करना चाहता है, नहीं तो शायद न करते। उनकी दूसरी शादी है। वे अपने बच्चों के लिए एक दाए चाहते हैं, पर मेरी लड़की की दूसरी शादी नहीं है। और तो साफ साफ कहते हैं कि मैं बच्चों के लिए विवाह करना चाहता हूँ। कुंती ने कहा, जिन्हें दूसरी शादी करनी होती है वे सब बच्चों के बहाने ही तो शादी करते हैं। राधा कृष्ण, अरे नहीं नहीं, वह आदमी कपटी नहीं है। उसके भीतर कुछ और, बाहर कुछ और हो नहीं सकता। हृदय तो उसका दर्पण की तरह साफ है, पर उसका खादी का कुर्ता, गांधी टोपी, फटे चप्पल देखकर ही हिचकता है। वह कहीं नेता बनकर व्याख्यान देने लायक तो है, पर किसी के घर दूल्हा बनकर जाने लायक नहीं। इसके अलावा 30 रुपये कुल माह की तनख्वाह है। कांग्रेस दफ्तर में सेक्रेटरी का काम करता है। 3 बार जेल जा चुका है। किस दिन चला जाता है कुछ ठिकाना नहीं। कुंती, आदमी तो बुरा नहीं जान पड़ता। राधा कृष्ण, बुरा आदमी तो मैं भी नहीं कहता उसे, पर वह गोरी का पति होने लायक नहीं है। सच बात यह है। कुंती, फिर तुमने क्या कह दिया? राधा कृष्ण, क्या कह देता, उन्हें बुला आया हूँ, अगले इतवार को आएंगे, जिससे तुम भी उन्हें देख लो। और वह आने के लिए बड़ी मुश्किल से तैयार हुए, कहने लगे, नहीं साहब, मैं लड़की देखने आऊँगा। इस तरह लड़की देखकर मुझसे किसी लड़की का अपमान नहीं किया जाता। फिर जब मैं उसे समझाकर कहा कि आप लड़की को देखेंगी, लड़की और उसकी माँ आपको देख लेगी, तब कहीं बात मुश्किल से राजी हुए। गोरी दरवाजे की आड़ में खड़ी पिताजी की सारी बात सुन रही थी। जिस व्यक्ति के प्रति उसके पिता इतने असंतुष्ट और उदासीन थे, उसके प्रति गोरी के हृदय अनजाने ही कुछ श्रद्धा के भाव जागृत हो गए। राधाकृष्ण बाबू पान का बीड़ा उठाकर अपनी बैठक में चले गए और उसी रात उन्होंने अपने कुछ मित्रों और रिश्तेदारों को गोरी के लिए योग्य वर तलाशने को कई पत्र लिखे। अगला इतवार आया। आज ही बाबू सीताराम जी गोरी को देखने या अपने आप को दिखलाने आएंगे। राधाकृष्ण ने यह पहले से ही कह रखा है कि किसी बाहर वाले को कुछ न मालूम पड़े कि गोरी को देखने आया है, अतएव यह बात कुछ गुप्त रखी जाए। घर के भीतरी आंगन में ही उनके बैठने का प्रबंध किया जाए। 3-4 कुर्सियों के बीच में एक मेज है, जिस पर एक साफ धुला हुआ खादी का कपड़ा बिछा दिया गया है। बहुत ही साधारण सा आयोजन है। सीताराम जी सरीखे व्यक्ति के लिए विशेष आडंबर की आवश्यकता भी तो न थी। यथा समय सीताराम अपने दोनों बच्चों के साथ आए। बच्चे भी वही खादी के कुर्ते और हाफ पैंट पहने थे, न जूता न मोजा न किसी प्रकार का ठाट बाट, पर दोनों बड़े प्रसन्न और हंसमुख आकार में इस प्रकार खेलने लगे जैसे घर में वे चिर परिचित हों। कुंती एक तरफ बैठी थी। बच्चों के कोलाहल से परिपूर्ण घर उसे क्षण भर के लिए नंदन कानन सा जान पड़ा। उसने मन ही मन सोचा, कितने अच्छे बच्चे हैं। यदि बिना किसी प्रकार का संबंध बनाए सीताराम जी इन बच्चों को संभालने का भार उसे सौंप दें तो वह खुशी खुशी ले ले। वह बच्चों के खेल में इतनी तन्मय हो गई
कि क्षण भर के लिए भूल बैठी कि सीताराम जी भी बैठे हैं और उनसे भी कुछ बातचीत करनी है। उसी समय अचानक छोटे बच्चे को जैसे याद आ गया हो, दौड़कर पिता के पास गया। उनके पैरों के बीच में खड़ा होकर बोला, बाबू, तुम तो कहते थे कि माँ को दिखाने ले चलते हैं। माँ कहाँ है बतलाओ। बाबू ने किंचित हंसकर कहा, ये माँ जी बैठी हैं, इनसे कहो कि यही तुम्हें दिखाएंगी। बालक ने मचल कर कहा, ऊहू, तुम दिखाओ। और इसी समय एक बड़ी सी सफ़ेद बिल्ली आंगन में होती हुई भीतर को भाग गई। बच्चे बिल्ली के पीछे सब कुछ भूलकर दौड़ते हुए अंदर पहुंच गए। गोरी पिछले बरामदे में चुपचाप खड़ी थी। वह न जाने किस ख्याल में थी। तभी छोटे बच्चे ने उसका आंचल पकड़कर खींचते हुए पूछा, क्या तुम हमारी माँ हो? गोरी ने देखा, हष्ट पुष्ट सुंदर सा बालक, कितना भोला, कितना निश्चल। उसने बालक को गोद में उठाकर कहा, हाँ। बच्चे ने फिर उसी स्वर में कहा, हमारे घर चलोगी ना? बाबू तो तुम्हें लेने आए हैं और हम भी आए हैं। अब गोरी उनकी बातों का उत्तर न दे सकी। पूछा, मिठाई खाओगे? हाँ, खाएंगे, दोनों एक ही साथ एक स्वर में उत्तर दिया। कुछ क्षण बाद कुंती ने अंदर देखा कि छोटा बच्चा गोरी की गोद में और बड़ा उसी के पास बैठा मिठाई खा रहा है। एक विश्वास के साथ कुंती बाहर चली गई और थोड़ी देर बाद जो ही गोरी ने ऊपर आंख उठाई, उसके माता पिता दोनों को सामने खड़े पाया। पिता ने स्नेह स्वर में पुत्री से कहा, बेटी जरा चलो, चलती हो ना? गोरी ने कोई उत्तर न दिया। उसने बच्चों का हाथ मुंह धुलाया, उन्हें पानी पिलाया और फिर माँ के पीछे पीछे बाहर चली गई। बच्चे अब उसी को घेरे थे, वे उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। बड़ी मुश्किल से सीताराम उन्हें बुलाकर कुछ देर अपने पास बिठा सके, किंतु जरा सा मौका पाते ही वे फिर गोरी के आसपास बैठ गए। पिता के विरुद्ध उन्हें कुछ नालिशें भी दायर करनी थी, जो पिता के पास बैठकर न कर सकते थे। छोटे ने कहा, बाबू हमें कभी खिलौने नहीं लेने देते। बड़े ने कहा, मिठाई भी तो कभी नहीं खिलाते। छोटा बोला, और हमें छोड़कर दफ्तर चले जाते हैं, दिन भर नहीं आते। बाबू अच्छे नहीं हैं। माँ तुम चलो, नहीं तो हम भी यहीं रहेंगे। सभी को हंसी आ रही थी। कुंती ने कहा, तो तुम दोनों भाई यहीं रह जाओ, बाबू को जाने दो, न जाने दो, है ना? ठीक, काफ़ी देर हो गई। यह देखकर सीताराम ने कहा, समय बहुत हो चुका है, अब चलूँगा, नहीं तो शाम की ट्रेन नहीं मिल सकेगी। फिर राधाकृष्ण जी की तरफ देखकर कहा, आप लोगों से मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। लड़की तो आपकी साक्षात लक्ष्मी है और मैं जानता हूँ कि आपकी लड़की ऐसी ही होगी, इसलिए देखने को आना ही चाहता था। फिर कुछ ठहरकर बोले, और सच बात तो यह है कि मुझे पत्नी की उतनी ज़रूरत नहीं जितनी इन बच्चों को ज़रूरत है। एक माँ की मेरा क्या ठिकाना, आज बाहर तो कल जेल में। मेरे बाद इनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं रहता। यही सोच सोचकर विवाह को तैयार हो सका, अन्यथा इस उम्र में विवाह कहकर वे स्वयं हंस पड़े। राधाकृष्ण ने मन ही मन सोचा, तो मेरी लड़की इनके बच्चों की दाई बनकर जाएगी। कुंती ने सोचा, कोई भी स्त्री ऐसे बच्चों का लालन पालन कर अपना जीवन सार्थक बना सकती है। गोरी ने मन ही मन इस महापुरुष के चरणों में प्रणाम किया और बच्चों की और ममता भरी दृष्टि से देखा, जैसे कि दृष्टि किसी विलासी युवक की पत्नी बनने से अधिक मैं इस भोले भाले बच्चों की माँ बनना पसंद करूँगी। सीताराम जी को जाने के लिए प्रस्तुत देख बच्चे फिर गोरी से लिपट गए। यदि राधाकृष्ण झूठ सही एक बार भी कहते कि बच्चों को छोड़ जाओ, तो सीताराम जी बच्चों को छोड़कर निश्चिंत होकर चले जाते, परंतु इस ओर से जब ऐसी बात न हुई तो बच्चों को सिनेमा, सर्कस और मिठाई का प्रलोभन देकर बड़ी कठिनाई से गोरी से अलग करके वे ले जा सके। जाते समय सीताराम जी को पक्का विश्वास था कि विवाह होगा, केवल तारीख निश्चित करने भर की देरी है। सीताराम जी उस पत्र की प्रतीक्षा में थे जिसमें विवाह की निश्चित तारीख लिखकर आने वाली थी। देश की परिस्थिति
गवर्नमेंट का रुख और महात्मा जी के वक्तव्यों को पढ़कर वे जानते थे कि निकट भविष्य में फिर सत्याग्रह संग्राम छिड़ने वाला है। न जाने किस दिन उन्हें जेल का मेहमान बनना पड़े। पिछली बार जब गए थे तब उनकी बूढ़ी बुआ थी, पर अब तो वे भी नहीं रही। यह कहारिन क्या बच्चों की देखभाल कर सकेगी? बच्चों की उन्हें बड़ी चिंता थी और बच्चे भी सदा ही मामा की रट लगाए रहते थे। उन्होंने फिर एक पत्र बाबू राधाकृष्ण को शीघ्र ही तारीख निश्चित करने के लिए लिख भेजा। उधर राधाकृष्ण जी दूसरी ही बात तय कर रहे थे। उन्होंने सीताराम जी के पत्र के उत्तर में लिख भेजा कि गौरी की माँ पुराने ख्यालों की है, वे बिना जन्मपत्री मिलवाए विवाह नहीं करना चाहती, अतएव आप अपनी जन्मपत्री भेज दें। पत्र पढ़ने के साथ ही सीताराम जी को यह समझने में देर न लगी कि यह विवाह न करने का केवल बहाना मात्र है, किंतु फिर भी उन्होंने जन्मपत्री भेज दी। जन्मपत्री भेजने के कुछ ही दिन बाद उत्तर भी आ गया कि जन्मपत्री नहीं मिलती, इसलिए विवाह न हो सकेगा। क्षमा कीजिए। बाबू राधाकृष्ण को गौरी के लिए दूसरा वर मिल गया, जो उनकी समझ में गौरी के बहुत योग्य था। धनवान ये भी अधिक न थे, पर अभी अभी नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त हुए। आगे और भी उन्नति की आशा थी। बीए पास थे, देखने में अधिक सुंदर न थे, बदशक्ल भी कहे जा सकते थे, पर यहाँ भी न था। पुरुषों की भी कई सुंदरता देखी जाती है। उम्र कुछ अधिक न थी, 24-25 साल। लेन देन का झगड़ा यहाँ भी न था। पहली शादी थी और माँ बाप भाई बहन से भरपूर परिवार था। राधाकृष्ण जी इससे अधिक चाहते भी क्या थे? ईश्वर को उन्होंने कोटि का अर्थ होता है करोड़ों धन्यवाद दिए, जिसकी कृपा से ऐसा अच्छा वर उन्हें गौरी के लिए मिल गया। विवाह आगामी आषाढ़ में होना निश्चित हुआ। दोनों तरफ से विवाह की तैयारी हो रही थी। राधाकृष्ण जी की यही तो एक लड़की थी। वे बड़ी तन्मयता के साथ गहने कपड़ों का चुनाव करते थे। सोचते थे देर में शादी हुई तो क्या हुआ, वर भी तो कितना अच्छा ढूंढ निकाला है। कुंती भी खुश थी। उसकी आंखों में वह दृश्य झूलने लगता कि उसका दामाद छोटा साहब हो गया है। बेटी दामाद छोटे छोटे बच्चों के साथ उससे मिलने आए हैं, किंतु बच्चों की बात सोचते ही सीताराम जी के दोनों बच्चे तुरंत याद आ जाते और याद आ जाती उनकी बातें। बच्चों को देख रेख करने वाला कोई नहीं। फिर वह सोचती, दुनिया में और भी तो लड़कियां हैं, कर ले शादी, क्या मेरी गौरी ही है? इस प्रकार पति पत्नी ही प्रसन्न थे, पर गौरी से कौन पूछता कि उसके हृदय में कैसी हलचल मची है। रह रहकर उन बच्चों का भोला भाला मुँह और मीठी मीठी बातें याद आ जाती, और साथ ही याद आ जाते विनयी, नर्म और सादगी की प्रतिमा सीताराम जी। उनकी याद आते ही श्रद्धा से गौरी का माथा अपने आप ही झुक जाता। देशभक्त त्यागी वीरों के लिए उनके हृदय में बड़ा सम्मान था। सीताराम जी ने भी तो देश के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया है, नहीं तो बीए पास करने के बाद क्या प्रयत्न करने पर भी उन्हें नायब तहसीलदारी नहीं मिल जाती? मिलती क्यों नहीं? पर सीताराम जी सरकार की गुलामी पसंद करते, तब नायब तहसीलदार ने मिल जाती। पसंद करते तब ना। सीताराम जी को सरकार की गुलामी पसंद नहीं थी। दूसरी ओर उनके होने वाले वर नायब तहसीलदार साहब, जिन्हें अपने आराम अपने ऐश के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरा से इंगित मात्र पर निरीह देशवासियों के गले पर छुरी फेरने में भी संकोच या हिचक नहीं, जिनके सामने कुछ चांदी के टुकड़े फेंक दिए जाते हैं और दुम हिलाते हुए निंदय से निंदय कर्म करने में भी कदाचित लज्जित नहीं होते। घरना से गौरी का भी जी भर जाता, किंतु उसके इन मनोभावों को जानने वाला कोई भी न था। वह रात दिन एक प्रकार की अव्यक्त पीड़ा से विकल सी रहती है। बहुत चाहती थी कि अपनी माँ से कह दे कि वह नायब तहसीलदार से शादी न करेगी, किंतु लज्जा से कुछ भी न कहने देती। जो जो विवाह की तिथि नज़दीक आती, गौरी की चिंता बढ़ती ही जाती।
विवाह की निश्चित तारीख से 15 दिन पहले एक दिन एकाएक तार आया कि नायब तहसीलदार साहब के पिता का देहांत हो गया। इस मृत्यु के कारण विवाह साल भर और टल गया। गौरी के माता पिता बड़े दुखी थे, किंतु गौरी के सिर पर से जैसे चिंता का पहाड़ सा हट गया। इसी बीच सत्याग्रह आंदोलन की लहर सारे देश भर में बड़ी तीव्र गति से फैल गई। शहर शहर में गिरफ्तारियों का तांता सा लग गया। रोज ही न जाने कितने गिरफ्तार होते, कितनों को सजा मिलती। कहीं लाठीचार्ज, कहीं धारा 144। सरकार की दमन की चक्की बड़े भयंकर रूप से चल रही थी। गौरी की चिंता थी उन बच्चों की। जब से सत्याग्रह संग्राम छिड़ा था तभी से उसे फिक्र थी कि न जाने कब सीताराम जी गिरफ्तार हो गए और फिर वे बच्चे बेचारे, उन्हें कौन देखेगा। रोज का अखबार ध्यान से पढ़ती और अपराध में सीताराम जी गिरफ्तार हो गए। उन्हें 1 साल का सपरिश्रम कारावास हुआ। इस समाचार को पढ़कर गौरी कुछ क्षण तक स्तब्ध सी खड़ी रही। स्तब्ध अमूक होता है जो जिसके पास कोई शब्द ना हो या चुप हो जाता है। फिर कुछ सोचती हुई टहलने लगी। कुछ ही देर बाद उसने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। वह माँ के पास गई। माँ कोई पुस्तक देख रही थी। उसने अपने सारे साहस को समेटकर दृढ़ता से कहा, माँ मैं कानपुर जाऊंगी। कानपुर में क्या है? आश्चर्य से कुंती ने पूछा। गौरी, वहाँ बच्चे हैं। माँ ने उसी स्वर में कहा। बच्चे? कैसी बात करती हो गौरी, पागलों की सी। गौरी, नहीं माँ, मैं पागल नहीं हूँ। बच्चों को तुम भी जानती हो। उनके पिता को राजद्रोह के मामले में साल भर की सजा हो गई। बच्चे छोटे हैं, मैं जाऊंगी, मुझे जाना ही पड़ेगा। गौरी के स्वभाव से कुंती भली भांति परिचित थी। वह जानती थी कि गौरी जिस बात की हट पकड़ती है कभी छोड़ती नहीं। अतएव सहसा वह गौरी का विरोध न कर सकी। बोली, पर तेरे बाबूजी बाहर गए हैं, उन्हें तो आने दे। किंतु गौरी ने दृढ़ता के साथ कहा, बाबूजी के आने तक नहीं ठहर सकूंगी माँ, मुझे जाने दो। रास्ते में मुझे कुछ कष्ट न होगा। अब मैं काफ़ी बड़ी हो गई हूँ। और उसी दिन शाम को एक नौकर के साथ गौरी कानपुर चली गई। साल भर बाद अपनी सज़ा पूरी करके सीताराम जी घर लौटे। इस साल भर के भीतर उन्होंने एक बार भी बच्चों को न देखा था। उन्हें कायदे के अनुसार हर महीने उनका कुशल समाचार मिल जाता था, पर लगातार उन्हें बच्चों की चिंता बनी ही रहती थी। जिस कहारिन के भरोसे वे बच्चों को छोड़ गए थे, उनके भी 3-4 बच्चे थे। वह बच्चों को कैसे रखेंगी, सो सीताराम जानते थे, पर व्यवस्था थी, क्या करते। सवेरे 6 बजे ही जेल से मुक्त कर दिए गए। एक तांगे पर बैठकर वे घर की ओर चले। जेब में कुछ पैसे थे। एक जगह गरम गरम जलेबियाँ बन रही थी। बच्चों के लिए थोड़ी सी खरीद ली। घर के दरवाजे पर पहुँचे। दरवाज़ा खुला था। घर के अंदर पैर रखने से हृदय धड़कता था। न जाने बच्चे किस हाल में होंगे, किस हाल में हों। वे चोरों की तरह चुपके चुपके घर में घुसे, परंतु यह क्या, आंगन में पहुँचते ही वे ठगे से खड़े रह गए। फिर जरा आगे बढ़कर उन्होंने कहा, आप? गौरी ने झुककर उनकी पदधूलि माथे से लगा ली। धन्यवाद।